ये कहानी है सुमन और गोविंद की, जो आपस में बहुत प्यार करते थे। एक दिन सुमन गोविंद से कहती है, गोविंद, हमारे घर वाले शादी के लिए कभी भी नहीं मानने वाले हैं, तो आगे तुम क्या सोचे हो? आगे हम क्या करने वाले होंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमारे घर वाले शादी के लिए मान जाएंगे। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं अपने पेरेंट्स को मना लूंगा। गोविंद, अब हमें साथ में बहुत साल हो गए हैं, तो अब हमें शादी भी कर लेनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम आज ही अपने घर वालों से बात करो। अगर तुम्हें लगता है कि घर वाले शादी के लिए तैयार हो जाएंगे तो तुम आज ही बात करो। मैं भी आज जाकर अपने घर वालों से बात करूँगी, जिसके बाद हम दोनों की शादी हो जाएगी। सुमन, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। अभी तो हमारे एंजॉय करने के दिन है, तो तुम एंजॉय करो और टेंशन बिल्कुल भी मत लो। मैं तुमसे ही शादी करूँगा। अभी हमें कुछ बन जाने दो, जिसके बाद हमारे आगे की लाइफ पूरी तरह से सेफ होगी। हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारी बात तो सही है गोविंद, पर मेरे लिए घर पर आए दिन कोई न कोई रिश्ते आते ही रहते हैं। हर बार मैं रिश्तों को ठुकरा देती हूँ। इस बार तो माँ पापा बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। इस बार तो मेरी शादी वो लोग करवा कर ही रहेंगे, इसलिए मैं तुमसे ऐसा कह रही हूँ। तुम अगर अपने घर में बात कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं किसी और से शादी कर लूंगी, जिससे मेरे मम्मी पापा शादी मेरी तय करेंगे। मैं हर बार ना बोल बोल कर पूरी तरह से परेशान हो चुकी हूँ। अच्छा, तो ये बात है, तुम किसी और से शादी करना चाहती हो? ठीक है, तो फिर आज के बाद मुझसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ, जिससे तुम्हारे मम्मी पापा शादी तय कर रहे हैं उसके साथ शादी कर लो। अब मैं तुम्हें पूरी तरह से भुला देने वाला हूँ और तुम भी मुझे भूल जाना। तुम्हारी जो मर्जी तुम करो। बाय बाय। ऐसा कहते हुए गोविंद वहाँ से चला जाता है। इस बार नहीं गोविंद, तुमने जो मेरी बहन के साथ किया वैसा मैं खुद के साथ होने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर कर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं बुरे से बुरे हद तक जाने के लिए भी तैयार हूँ, पर मैं तुम्हें सबक तो सिखा कर ही रहूंगी। ऐसा कहते हुए सुमन उड़कर अपने घर पर चली जाती है। घर पर जाकर सुमन कुछ सोचने लग जाती है और सोचते हुए ही वो सो जाती है। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है, जिसके बाद सुमन तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज में पहुंचकर सुमन अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। सुमन को अब धीरे धीरे गोविंद से लगाव खत्म हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ गोविंद भी सुमन को पूरी तरह से भूल चुका था। अब सुमन को उसकी क्लास के एक लड़के सुरेंद्र के साथ प्यार हो जाता है और वो सुरेंद्र के साथ ही अपनी लाइफ बिताने की सोचने लगती है। सुरेंद्र भी सुमन को बहुत पसंद कर रहा होता है। दोनों में इजहार हो जाता है, जिसके बाद दोनों मिलना जुलना और बातें करना शुरू कर देते हैं, जिससे उन दोनों में लगाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एक दिन सुरेंद्र सुमन से कहता है, सुमन, अब हमें साथ में बहुत टाइम हो चुका है। अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। तुम आज ही जाकर अपने घर वालों से बात करो और मैं भी अपने घर वालों से बात करूंगा, जिसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। सुरेंद्र की बात सुनकर सुमन कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? शादी? मैं तुमसे शादी क्यों करूंगी? हाँ, मैं तुमसे प्यार जरूर करती हूँ, पर मैं तुमसे शादी का तो अभी तक सोची भी नहीं हूँ। मैं शादी नहीं करना चाहती तुमसे। तो इतने दिन तक तुम मेरे साथ क्यों हो? तुम अगर मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती तो क्या इतने दिन तक का प्यार नाटक था? नाटक नहीं था। मैं बोल तो रही हूँ तुमसे, मैं प्यार करती हूँ तुमसे, पर मैं शादी नहीं करना चाहती तुमसे। और वैसे भी अभी हमारी उम्र ही क्या है, हमें अभी पढ़ाई पर फोकस रखना चाहिए, ना कि शादी करने पर। सुरेंद्र और सुमन दोनों के बीच इसी तरह से बहस हो रही होती है। तभी वहाँ से सुमन गुस्से में चली जाती है। सुमन के जाने के बाद सुरेंद्र भी वहाँ से चला जाता है। सुरेंद्र अपने घर पर पहुंचकर फूट फूट कर रोने लगता है और सुमन को बहुत याद कर रहा होता है। सुमन के साथ बिताए हुए लम्हे सुरेंद्र को याद आ रहे होते हैं। फूट फूट कर रोने लग जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। सुरेंद्र तो अब खाना पीना ही पूरी तरह से छोड़ चुका था और कॉलेज में भी नहीं आया करता था। इधर सुमन सुरेंद्र को कॉलेज में न देखकर अचरज में पड़ जाती है।
तभी सुमन की फ्रेंड आकर सुमन को बताती है, सुमन सुमन, तुम्हें पता है सुरेंद्र की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है और पता नहीं क्या हुआ है उसके साथ कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है। मैं कल ही उससे मिलने गई थी, रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। मैंने पूछा पर उसने कुछ नहीं बताया मुझे। तुम्हारा तो बहुत अच्छा फ्रेंड है, तुम जाकर एक बार उससे बात जरूर कर लेना। उसने तो खाना पीना बिल्कुल ही छोड़ चुका है। इसी तरह से चलता रहा तो वो 1-2 दिन में ही इस दुनिया से ही टपक जाने वाला है। शालिनी की बात सुनकर सुमन अचरज में पड़ जाती है और उसी वक्त क्लास खत्म हो जाने के बाद सुरेंद्र के घर के लिए निकल जाती है, जहां वो दरवाजे से ना आकर खिड़की से सीधे सुरेंद्र के पास आती है और सुरेंद्र से कहती है, सुरेंद्र मैं तुम्हारा ऐसा ही हाल देखना चाहती थी पर अब नहीं। मैं नहीं चाहती कि जो मेरी बहन के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो। अब मैं जो कह रही हूँ तुम ध्यान से सुनो। ये उस समय की बात है जब मैं और मेरी बहन बहुत ही प्यार से रहा करते थे। मेरी बहन थी एक, जिसका नाम था संजना, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। जिसके इस दुनिया में नहीं होने का कारण है तुम्हारा भाई गोविंद। गोविंद कॉलेज के दिनों से संजना से प्यार करता था और संजना भी गोविंद से बहुत प्यार करती थी। संजना को ऐसा लगता था कि गोविंद उसका साथ हमेशा जिंदगी भर देगा, पर गोविंद बीच रास्ते में संजना को धोखा दे देता है, जिसकी वजह से संजना डिप्रेशन में चली जाती है और इसी तरह बिना खाए पिए घुट घुट कर जीकर मर जाती है। गोविंद ने ऐसा मेरे साथ भी किया, मुझे भी धोखा दिया। जब शादी की बात आती है तो गोविंद पलट जाता है। गोविंद को सबक सिखाने के लिए ही मैं ऐसा तुम्हारे साथ प्यार का नाटक कर रही थी। इससे पहले मैंने गोविंद के साथ भी प्यार का नाटक किया, पर उसने वैसा ही किया मेरे साथ जैसा उसने संजना के साथ किया था। जिसके बाद मैंने तुम्हारे साथ प्यार का नाटक किया, पर प्यार का नाटक करते करते मुझे तुमसे सचमुच प्यार हो गया है और तुम गोविंद से काफी ज्यादा अच्छे भी हो। पर मैं तुम्हारे भाई गोविंद को सबक सिखाना चाहती थी, जिसके लिए ही मैंने तुम्हें शादी के लिए मना कर दिया था, क्योंकि मैं अपनी बहन संजना का बदला तुमसे लेना चाहती थी और तुम्हारे भाई को सबक सिखाना चाहती थी। पर अब मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। तुम खाओ पियो और अच्छी तरह से रहो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी भी करूँगी। सुमन की बात सुनकर गोविंद कहता है, मुझे माफ कर दो सुमन, मैं तो बिल्कुल भी इस बात से अनजान था कि मेरे भाई ने तुम्हारे और तुम्हारी बहन के साथ ऐसा किया है। वो अभी एक और लड़की की जिंदगी इसी तरह से बर्बाद करने वाला है। अगर उसे सबक नहीं सिखाया गया तो वो हमेशा ऐसा ही करेगा। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है गोविंद को सबक सिखाने का, तुम बस मेरा साथ दो। अब सबक सिखाने के लिए सुरेंद्र और सुमन प्लानिंग करते हैं, जहां सुरेंद्र खाना पीना बिल्कुल से छोड़ चुका रहता है और बिल्कुल भी खाना नहीं खाता है, जिसकी खबर जब गोविंद को होती है तो वो अपने भाई सुरेंद्र के पास आता है। उसके आने से पहले ही सुरेंद्र की मौत हो चुकी रहती है, जिसे देखकर गोविंद कहता है, ये तुमने क्या कर दिया सुरेंद्र, अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा। एक ही तो भाई था मेरा, अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा और माँ पापा को क्या जवाब दूंगा मैं। गोविंद ये सब सोच ही रहा होता है और कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ सुरेंद्र का दोस्त नकुल आ जाता है और गोविंद से कहता है, भाई गोविंद, ये सब सुमन की वजह से हो रहा है। सुमन ने सुरेंद्र को धोखा दे दिया और सुरेंद्र से शादी करने के लिए मना कर दिया, जिसकी वजह से ही सुरेंद्र ने खाना पीना इस तरह से छोड़ दिया कि आज वो हमारे बीच नहीं है। ये सब सिर्फ सुमन की वजह से ही हो रहा है। सुमन ने सुरेंद्र के साथ ठीक नहीं किया। अगर सुमन सुरेंद्र से प्यार नहीं करती थी तो उसे उसके साथ रिलेशन में नहीं रहना चाहिए था। इस तरह से सुरेंद्र को धोखा दे देने से सुरेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहा। तुमने अपने एक लौते भाई को भी खो दिया है। ये सब सुमन की गलती है। सुमन को उसकी गलती का एहसास कराना ही होगा। सुमन ने सुरेंद्र के साथ ऐसा खेल खेल कर ठीक नहीं किया है। नकुल की बात सुनकर गोविंद काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसी वक्त उड़ता हुआ सुमन के पास चला जाता है। सुमन, तुमने मेरे भाई सुरेंद्र को धोखा क्यों दिया?
ऐसा तुमने क्यों किया? तुमने मेरे भाई के साथ प्यार का खेल खेला और उसे धोखा देकर अब मजे से अपनी जिंदगी जियोगी। वो अब इस दुनिया में नहीं रहेगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा सुमन। ऐसा कहते हुए गोविंद सुमन को जान से मारने की कोशिश करने लग जाता है। तभी वहाँ गोविंद का भाई सुरेंद्र आ जाता है, जो कि गोविंद को सुमन से दूर हटाते हुए कहता है, बस गोविंद बस, ये अब तुम क्या कर रहे हो? संजना को मारकर तुम्हारा दिल नहीं भरा है क्या? सुमन ने जो मेरे साथ किया वो गलत है, और आपने जो संजना के साथ किया था वो क्या सही था? आपकी वजह से संजना ने अपना जान गंवा दिया और आज वो हमारे बीच नहीं है। इसका कारण भी सिर्फ आप ही है गोविंद भैया। और अब आप सुमन को भी जान से मारना चाहते हैं। ये सब सिर्फ एक नाटक था। आपको अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए ही मैंने और सुमन ने ऐसा किया था। सुमन मेरे साथ प्यार का नाटक जरूर कर रही थी, पर सुमन अब मुझसे बहुत प्यार भी करती है। और सुमन ने मुझे आपके और संजना के बारे में सारी सच्चाई भी बता दी है, जिसके कारण मुझे आपसे घिन आती है कि आप मेरे भाई हो। आपने एक ऐसी लड़की को धोखा दिया जो आपसे बहुत प्यार करती थी। उसने खाना पीना छोड़ के आज वो हमारे बीच नहीं है। इसका कारण भी सिर्फ आप हो। आपने एक माँ से उसकी बेटी और एक बहन से उसकी टीवी छीन ली है। अगर आज सुमन मुझे धोखा दे भी देती तो इसमें सुमन का कोई गलती नहीं है। ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही हो रहा है। यहाँ अगर किसी की गलती है तो वो सिर्फ आप हो, ना कि सुमन की। सुरेंद्र की बात सुनकर गोविंद फुट फुट कर रोने लगता है और सुरेंद्र से कहता है, ये सच नहीं है। मैंने संजना को नहीं, बल्कि संजना ने मुझे धोखा दिया था। हाँ, हम दोनों कॉलेज टाइम से रिलेशन में थे और मैं संजना के साथ बहुत खुश भी था। पर जब मैंने संजना को शादी के लिए प्रपोज किया तो उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, ये तो मेरे एंजॉय करने के दिन हैं। मैं अभी शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, और अच्छा होगा कि तुम भी शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। संजना के ऐसा कहते ही वहाँ रिक्कू आ जाता है, जिसके बारे में मुझे उसी वक्त पता चलता है। रिक्कू संजना का बॉयफ्रेंड था। मेरे साथ वो रिक्कू को भी बेवकूफ बनाते हुए उसके साथ भी रिलेशन में थी। मैं रिक्कू से कुछ कहता और रिक्कू मुझसे कुछ कहता, उसके पहले ही संजना रिक्कू और मुझे मिलवा देती है एक दूसरे से और कहती है कि हाय रिक्कू, इनसे मिलो, ये है मेरे एक्स बॉयफ्रेंड, और गोविंद, ये है मेरा प्रेजेंट बॉयफ्रेंड। मैं शादी नहीं करना चाहती तुमसे, और मैं अभी शादी का तो सोच भी नहीं सकती। शादी करके क्या मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है? संजना की बात सुनकर मैं इतना तो समझ गया था कि वो मेरे साथ रिक्कू को भी धोखा दे रही थी। रिक्कू वहाँ से संजना की बात सुनते ही उड़कर चला जाता है, वो भी गुस्से में, जिसकी वजह से मैं जान चुका था संजना की सच्चाई। उसके बाद मैं संजना से कांटेक्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता हूँ। और संजना की मौत, उसका तो मुझे पता ही नहीं है। हम दोनों के एक दूसरे से अलग होने के बाद उसकी मौत हुई थी, वो भी करीबन 6-7 महीने बाद। मुझे उसके मौत का कोई कारण नहीं पता है। और सुमन जो मुझ पर इल्जाम लगा रही है सुमन की बहन संजना की मौत का, ये तो सरासर पूरी तरह से गलत है, क्योंकि संजना और मेरे अलग होने के 7-8 महीने बाद ही संजना की मौत की खबर आई थी। गोविंद की बात सुनकर सुमन कहती है, गोविंद, अगर तुम मेरी बहन की मौत के जिम्मेदार नहीं हो तो कौन है? आखिर कौन है संजना की मौत का जिम्मेदार? आगे के एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाला है कि संजना के साथ ऐसा क्या हुआ था कि संजना को अपनी जान गंवानी पड़ी। आखिर संजना ने किसके साथ किया था इतना गलत? आगे के एपिसोड सुमन के ऐसा कहने पर कि कौन है उसकी बहन की मौत का जिम्मेदार, तभी गोविंद की आवाज आती है। गोविंद शांत लहजे में कहता है, ये तो हमें सिर्फ रिक्कू ही बता सकता है, क्योंकि संजना मुझे छोड़ने के बाद रिक्कू के पास चली गई थी। रिक्कू क्या किया है संजना के साथ ऐसा कि
संजना को अपनी जान गंवानी पड़ी। हमें सारे सवालों का जवाब रिकू के पास ही मिलेगा। मैं रिकू का घर जानता हूँ, चलो हम सभी रिकू के घर पर चलते हैं। गोविंद की बात सुनकर सुरेंद्र और सुमन दोनों ही गोविंद के साथ रिकू के घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद सुमन, गोविंद और सुरेंद्र तीनों ही रिकू के घर पर पहुंच जाते हैं, जहां वो रिकू से कहते हैं, रिकू, सुमन को ऐसा लगता है कि उसकी बहन की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। तुम सुमन और सुरेंद्र को सच्चाई बताओ कि उसने हमारे साथ क्या किया था और क्यों संजना को मैं छोड़कर चला गया था। आज तुम सारी सच्चाई सुमन और सुरेंद्र को बता दो। गोविंद की बात सुनकर रिकू कहता है, गोविंद सही बोल रहा है। संजना ने हम दोनों को चीट किया था, जिसकी सजा उसे मिल चुकी है। तुम गोविंद को गलत मत समझो और मुझे भी गलत समझने की कोई जरूरत नहीं है। मैं संजना को उस दिन के बाद कभी दोबारा नहीं मिला था, इसलिए मुझे भी संजना की मौत का कारण पता नहीं है। रिकू की बात सुनकर सुमन फूट फूट कर रोने लग जाती है। तभी रिकू सुमन से कहता है, सुमन, क्या तुम्हें संजना की बॉडी मिली? रिकू के ऐसा कहते ही वहाँ खड़े सारे लोग अचरज में पड़ जाते हैं और रिकू को ही घूर घूर कर देखने लग जाते हैं। तभी रोआंधू स्वर में एक आवाज आती है, जो कि सुमन की होती है। नहीं, मुझे नहीं मिली थी संजना की बॉडी। मुझे उसके दोस्तों ने बताया कि उसकी मौत हो चुकी है, जिसके बाद से ही मैं उसके कातिल की तलाश कर रही हूँ। तभी रिक्कू सातिर भरे मुस्कान में कहता है, चलो ठीक है, अब आप सभी जाओ, क्योंकि मुझे काम है। मुझे काम खत्म करना है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा के आने का वक्त हो गया है। रिक्कू की बात सुनकर सभी वहाँ से जाने लग जाते हैं। जैसे ही वो अपनी उड़ान लगाते हैं, उन्हें चीख भरी आवाज सुनाई देने लग जाती है, जिसकी वजह से तीनों फिर से वहीं रुक जाते हैं। सुमन चिल्लाते हुए कहती है, ये तो मेरी बहन की आवाज है। इसका मतलब संजना अभी जिंदा है और उसे रिक्कू ने कैद कर रखा हुआ है। सुमन के ऐसा कहते ही रिक्कू सभी पर हमला करने लग जाता है, पर अकेले होने के कारण वो गोविंद और सुरेंद्र की हमले को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वहीं गिर जाता है। रिक्कू के वहां गिर जाने के बाद तीनों ही उस कमरे में चले जाते हैं, जहां से संजना की आवाज आ रही होती है। कमरे में जाकर तीनों देखते हैं कि संजना बुरी तरह से घायल है और उस कमरे में कैद है। संजना को देखकर कोई भी ऐसा कह सकता था कि वो बहुत दिनों से उसी कमरे में कैद है, वो भी बिना खाए पिए। संजना को देखकर सुमन दौड़ती हुई संजना के पास चली जाती है और उसे गले से लगा लेती है। सुमन संजना को जिंदा देखकर इतनी ज्यादा खुश हो गई थी कि सुमन ये चीज भूल ही गई थी कि बाहर रिक्कू भी है, जो कि कमरे के अंदर अपने 2 मुस्टंडों को लेकर आ जाता है, जो मुस्टंडे सभी पर हमला करने लग जाते हैं। तभी सुरेंद्र और गोविंद एक दूसरे को चालाकी भरे नजरों से देखते हैं और उसी वक्त संजना और सुमन को लेके वहाँ से उड़ जाते हैं। इधर रिक्कू अपने मुस्टंडों के साथ कुछ नहीं कर पाता और अकेला रह जाता है। गोविंद, सुरेंद्र, संजना और सुमन उड़ान लगाते लगाते इतनी दूर आ गए थे कि उन्हें अब तसल्ली हो गई थी कि रिक्कू के हवाले वो नहीं आने वाले हैं। सभी सुरेंद्र के घर पर चले जाते हैं। सुरेंद्र के घर पर संजना सभी को सच्चाई बताती है कि गोविंद के साथ ऐसा करने के पीछे भी रिक्कू का ही हाथ था। संजना ऐसा गोविंद के साथ रिक्कू के कहने पर की थी, जिससे वो संजना की जान बख्श दे, पर रिक्कू ने ऐसा नहीं किया। उसने तो संजना को ही किडनैप कर लिया। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद गोविंद संजना के साथ और सुरेंद्र सुमन के साथ शादी कर लेते हैं। इस तरह से संजना और सुमन की कहानी का हैप्पी एंड हो जाता है।